and welcome. Myself Kiran Somaya and today's lecture is based on the subject Accounting 3. So let's start with syllabus. First जो chapter है यानी कि unit है वो first है valuation of goodwill. It has 15 marks. Then second chapter है accounts of general insurance. It has 20 marks. Then third है operating costing of road transportation. It has 15 marks. Then fourth chapter हमारा और यूनिट बोले तो प्रॉफिट प्रायर टू एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उसके भी 20 मार्क्स है. टोटल मार्क्स जो है वो 70 है. 70 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर आएगा और 30 मार्क्स इंटरनल जो ये कंटेंट है, असाइनमेंट्स है, सब इंटरनल मार्क्स से 30 मार्क्स 100 हो गए. So let's start unit 4 named profit prior to and after incorporation of company. Before we started this unit, you have to understand the meaning of incorporation. मैं जानती हूँ आपके मन में कई सवाल होंगे incorporation के बारे में, and I know you don't have concept about this word incorporation. Incorporation मतलब कि inclusion of something. Then now we are going to explain the meaning of prior to incorporation. Meaning the period from the date of purchase of a business by a prospective company till the date of receipt of certificate of incorporation is considered as prior to incorporation period. Incorporation period का मतलब है, अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं कि इनकॉर्पोरेशन आखिर क्या है, तो इनकॉर्पोरेशन मतलब कि एक हमारी कंपनी अब रजिस्टर्ड हो चुकी है. हम कोई कंपनी है, अगर किसी कंपनी का बिजनेस खरीदने वाले हैं तो उसका हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा इनकॉर्पोरेशन का, यानी कि रजिस्टर्ड होने का. पहले तो हम कंपनी खरीदेंगे तब हमें वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. बाद में जो कुछ टाइम बीतने पर हमें सर्टिफिकेट मिलेगा इनकॉर्पोरेशन का. मतलब कि जो हमारा ये पीरियड है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि परचेज डेट हमारी जब हमने कंपनी कोई खरीदी वहां से लेकर हमें जब ये रिसिप्ट मिला, ये सर्टिफिकेट मिला इनकॉर्पोरेशन का. यहाँ पे एज्यूम कर लो कि हमने कंपनी खरीदी 1110 को और हमें सर्टिफिकेट मिला है लॉ की तरफ से, मिला 3/1/2010 को. तो ये जो पीरियड है 3 मंथ्स का वो कहलाएगा प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पीरियड. ओके. देन सेकंड मीनिंग ऑफ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द डेट ऑफ फर्स्ट फाइनल अकाउंट्स इज कंसिडर्ड टू बी पीरियड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. हमने ये इनकॉर्पोरेशन का जो सर्टिफिकेट है वो मिल गया. कब मिला? 31/3/2010 को. और हम अपने अकाउंट्स जो है, फाइनल अकाउंट्स कोई भी कंपनी रेडी करती है, फिर वो अपने शेयर होल्डर्स के लिए इश्यू करती है, तो वो हमने इश्यू करने हैं 31/12/2010 को. तो यहाँ पे 9 मंथ्स होते हैं, गिन सकते हो आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. ओके. यहाँ पे थर्ड वाला मंथ है वो कंप्लीट हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो एंड अप पे है. ठीक है. तो ये जो हमारा 9 मंथ का जो पीरियड है वो पीरियड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन गिना जाएगा. अभी जो हमारा चैप्टर है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, so you have to explain about the concept of the meaning of profit or loss incurred to prior to incorporation. मतलब कि हमारा जो उस पीरियड के दौरान जो हमारे प्रॉफिट या लॉस होता है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए. So first point is the profit or loss incurred during the period from the date of purchase to the date of incorporation is called profit or loss prior to incorporation. मतलब कि इनकॉर्पोरेशन का हमें जो सर्टिफिकेट मिला था उससे पहले जो हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन.
इनकॉर्पोरेशन, हमने जो यहाँ पे अज्यूम की थी दैट 1st 2010 टू 31st 3 2010 3 मंथ्स हुए थे। तो इस पीरियड के दौरान आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू incorporation. Then second point is such profit or loss made in this period is called capital profit or capital loss. मतलब कि हमें जो इस पीरियड के दौरान प्रॉफिट हो रहा है वो कैपिटल लॉस और कैपिटल प्रॉफिट है। Then so a company can't distribute dividend to its shareholders out of such profit made prior to incorporation. मतलब कि जो हमें कैपिटल प्रॉफिट हुआ है ये 3 मंथ्स के दौरान, वो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। देन सच प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटेंजिबल एसेट्स और कैपिटल लॉस। ये जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो हम किस में यूज कर सकते हैं? राइटिंग ऑफ गुडविल, हमारी जो लास्ट में गुडविल होगी वो हम राइटिंग ऑफ करेंगे तब ये यूज हो सकता है। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइटिंग ऑफ होंगे तो उसमें ये यूज हो सकता है। इंटेंजिबल एसेट्स है जैसे कि पेटेंट्स है, गुडविल है, उसमें ये राइटिंग ऑफ में यूज होगा। और कोई भी कैपिटल लॉस है उसके सामने से ये यूज हो सकता है। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, मतलब कि कंपनी जब तक कि इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी उसके पहले का जो प्रॉफिट है। अभी कंपनी रजिस्टर्ड यानी कि इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, अब रजिस्टर्ड होने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा वो कहलाएगा प्रॉफिट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। लेट्स सी द डेफिनेशन। प्रॉफिट incurred in the period of after incorporation called profit after incorporation. I think you understand that, okay? Then generally company distribute dividend to shareholders from this profit. ये प्रॉफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट नहीं है, ये हमारा कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है उसके बाद वाला प्रॉफिट है। सो हमारे जो कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं वो भी डिसाइड करेंगे डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। देन नेक्स्ट इज टाइम रेशियो। हमें कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 important elements देखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज टाइम रेशियो एंड सेकंड इज सेल्स रेशियो। देन लेट्स सी द फर्स्ट टाइम रेशियो, हाउ टू फाइंड इट। देन you have to consider the time element ratio for any practical question. As I say, for this date of purchase, date of incorporation, accounting date is necessary to find out the time ratio. हमें यहाँ पे 3 चीजें टाइम रेशियो को, अगर आप टाइम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है परचेज की डेट, देन सेकेंड वाली हमारी डेट है वो इनकॉर्पोरेशन की डेट, एंड लास्ट इज कि कब हम अपने जो फाइनल अकाउंट्स है वो रेडी कर रहे हैं तो वो अकाउंटिंग डेट। ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं, ये तीनों एस्पेक्ट्स ये आपको टाइम रेशियो जब आप फाइंड आउट करेंगे इसमें ये यूजफुल है। लेट्स सी द एग्जांपल हियर। For any public company you have to consider the date of incorporation. अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे वो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसमें से आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर करनी है। Then let's see example. Dundee Limited was incorporated on 1st March 2010 to take over the business of Shastri Brothers from 1st January 2010. The accounting year of a company is 31 December 2010. Find out time ratio. यहाँ पे आपको 3 डेट दी है, मैंने जैसे बोला था ये 3 एलिमेंट है वो टाइम रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे क्या किया हमने कि दांडी लिमिटेड है वो इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? 1st मार्च को। यहाँ पे आप देख सकते हो डेट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st मार्च 2010।
then to take over the business of Sastry Brothers from 1st January 2010. यानी कि उसने शास्त्री ब्रदर्स का बिजनेस खरीद लिया है। कब खरीदा उसने? 1/1/2010 को। देन द अकाउंटिंग ईयर ऑफ अ कंपनी इज, यानी कि जो दांडी लिमिटेड हमारी कंपनी है वो अपने फाइनल अकाउंट्स 31 दिसंबर को रेडी कर रही है। हमें यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों डेट मिल चुकी है। अब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट, परचेस डेट, हमने कब अपना बिजनेस खरीदा? ये 1 जनवरी 2010 को। देन सेकंड इज इनकॉर्पोरेशन डेट, हमारी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 1 मार्च 2010 एज यू सी हियर। देन अकाउंटिंग डेट, हमारी जो कंपनी है दांडी लिमिटेड कब अपने फाइनल अकाउंट्स रेडी कर रही है? 31 दिसंबर 2010 को। अभी इसी एग्जांपल में मैं आपको टाइम रेशियो और किसे प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलते हैं, किसे आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड बोलते हैं, वो आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे हमने एग्जांपल आगे प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था। देखो हमारी जो परचेस डेट कब की है? 1 जनवरी 2010 को। देन हमारा इनकॉर्पोरेशन डेट 1 मार्च 2010, यानी कि 31 मार्च को वो खत्म हो जाएगा। तो 3 मंथ्स का जो ये पीरियड है वो कहलाएगा प्रायर पीरियड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन सेकेंड वाला जो है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड किसे बोलते हैं? तो ये देखो हमारी जो कॉर्पोरेशन डेट है, इनकॉर्पोरेशन डेट कब हुई थी, इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? ये 1 मार्च 2010 को। तब से लेकर हमारे फाइनल अकाउंट्स, जैसे हमने आप आगे देखोगे कि हमने जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वैसे ही है, ये फाइनल अकाउंट्स रेडी हुए हैं 31 दिसंबर 2010 को, यानी कि 9 मंथ्स। यहाँ पे रेशियो हो गया 3:9 as equal to 1:3। I hope you understand this. Then second element, जैसे मैंने आपको बताया था टाइम रेशियो के बाद है सेल्स रेशियो। Let's see what happens in sales ratio. After finding out time ratio, the sales ratio is another important element to solve any practical questions. Then example, sales for period prior to incorporation is double from the sales for period after incorporation and consider time ratio as per above. In bracket 3:9। यहाँ पे दिया है टाइम रेशियो जो हमने अबव एग्जाम्पल में देखा था वही हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है। आई होप कि आपको ये प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पीरियड है वो समझ आया होगा और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड है वो भी समझ आया होगा। सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सेल्स रेशियो। देन सेल्स रेशियो में यहाँ पे क्या कहा है? सेल्स फॉर पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन इज डबल, मतलब कि हमारा जो प्रायर पीरियड है, जो हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई थी उसके पहले वाला जो पीरियड है वो डबल है। किससे? सेल्स फॉर पीरियड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन से। यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा सेल्स रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। सो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, हियर वी एज्यूम दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज 1। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा था कि सेल्स फॉर पीरियड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन से ये डबल है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ये 1 है, तो इससे ये डबल हुआ। तो डबल 1 का डबल 2, ठीक है। और अब अभी हमको कंसिडर क्या करना है? टाइम रेशियो। जब भी आप सेल्स रेशियो फाइंड आउट करेंगे उसके इनटू में टाइम रेशियो आपको कंसिडर करना है। यहाँ पे हमने कंसिडर किया 3:9, देन व्हाट वी गॉट 6:9। ओके, नेक्स्ट, in some questions it is indicated that the average monthly sales of April to July month is 1/4 times of remaining average monthly sales. Then
कैलकुलेशन शोन आर एज अंडर। आपको ये ठीक से पढ़ना है ताकि आप ये ठीक से समझ सको। व्हाट वी सेड दैट एवरेज मंथली सेल्स ऑफ अप्रैल टू जुलाई मंथ, मतलब कि हमारा अप्रैल टू जुलाई मंथ है वो 4 महीने है, is 1/4 टाइम्स ऑफ रिमेनिंग एवरेज मंथली सेल्स। हमारे बाकी के जो एवरेज मंथली सेल्स है, मतलब कि अप्रैल टू जुलाई के सिवा जो भी बचते हैं हमारे मंथ, उससे 1/4 है। मतलब कि अगर ये 4 है तो ये 1 हुए, ठीक है। देखो ये जनवरी 4 यहाँ पे लिखा है, हमें क्या कहा है कि सेल्स ऑफ अप्रैल टू जुलाई मंथ इज 1/4 टाइम्स ऑफ व्हाट, रिमेनिंग एवरेज मंथली सेल्स। यानी कि 1/4 टाइम इसके कर ले तो 1 आएगा, 4 गए तो सब में हमने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, उसमें 1 होंगे और ये हमने एज्यूम किया था कि ये ऐसे 4 होगा, तो सब में आखिर 4 लिखे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब 4 सिर्फ इस मंथ को छोड़ के सारे जो हमारे एवरेज मंथली सेल है वो 4 हमने लिखे हैं। इसके हिसाब से यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 12। देन इसका जो कैलकुलेशन है वो 24 होगा। देन what we get the sales ratio, so the sales ratio is 12:24। हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा, वो सेल्स रेशियो आपको हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसे दिए जाएंगे, उसके ऊपर से आपको ये सेल्स रेशियो फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट, sometimes it is stated in the question that sales of January, February and August is 2.5 times of average sales of the year and sales of March is 1/5 of the sales of January and February. Find out sales ratio। ऐसे हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको सेल्स रेशियो फाइंड आउट तो करना ही है, उसमें ये आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। देन what we are said that January, February and August is 2.5 times of average sales of the year। मतलब कि हमारा जो एवरेज सेल्स ऑफ द ईयर है, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है कि एवरेज मंथली सेल्स है 1 सपोज। देन एवरेज टोटल सेल्स, मंथली सेल्स लेना है, ये मंथली था 1, ईयरली कितने हुए 12, ठीक है। Then what we said, January, February and August is 2.5 times of average sales of the year। तो January, February and August उसका जो 2.5 टाइम्स हमको बोला है वो हमने लिया है 2.5 जनवरी का, 2.5 फरवरी का एंड 2.5 अगस्त का। सबका कैलकुलेट करके 7.5 हुए। देन and sales of March is 1/5 of the sales of January and February। जनवरी एंड फरवरी के सेल्स था, हमने ये एज्यूम किया था 2.5 यहाँ पे लिखा है। अभी 1/5 ऑफ द सेल्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी, जनवरी एंड फरवरी का जो सेल्स है उसका 1/5 है मार्च का सेल्स, तो जनवरी एंड फरवरी का टोटल मिला के 5, उसका 1/5 टाइम एज यू सी 1। ओके, देन ये सब लेस किए हमने ईयरली में से, तो 3.5 हमको मिले। यहाँ पे 8 मैंने ऐसे पॉइंट इसको दूर करने के लिए लिए हैं। देन 35 डिवाइडेड 80, सो वी गॉट 7 divide 16। so here देखो 5 divided 2, 40 divided 16 sorry। then February में भी जो इसका 2.5 टाइम्स है वही मिलेगा। then मार्च का 1 डिवाइड बाय 1, उसका 1 ही था इसीलिए। then टोटल मिला के 96 डिवाइडेड 16, ये इन तीनों का जनवरी, फरवरी एंड मार्च का मिलेगा 96 डिवाइडेड
16. देन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वो उसमें से कोई हमें कैलकुलेशन नहीं दिया था तो हमने 7 डिवाइडेड 16 लिया. सेम एज मई, जून, जुलाई, अगस्त में हमने 5 डिवाइडेड 2 यानी कि 2.5 टाइम्स ही होगा, इसीलिए मैंने 5 डिवाइडेड 2 लिया है. 2.5 और 5 डिवाइडेड 2 इज इक्वल. ओके. देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन सब का टोटल मिला के ही 96 डिवाइडेड 16 होगा. सो दोनों का हमने रेशियो निकाला तो 1:1 आखिर में सेल्स रेशियो मिलेगा. किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जैसे टाइम रेशियो एंड सेल्स रेशियो जरूरी है, वैसे ही कई पॉइंट्स है, कुछ सम स्पेशल पॉइंट्स है जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए याद रखने हैं. देन फर्स्ट इज बेड डेप्थ. व्हाट वी सेड, allocated in the proportion of credit cells. अगर आपको कुछ भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं दी है एलोकेट करने के लिए कि ये किसके हिसाब से हम एलोकेट करेंगे, तो हमको ये क्रेडिट सेल्स के प्रोपोर्शन में एलोकेट कर देना है. देन इफ एनी इंस्ट्रक्शन इज गिवन इनटू क्वेश्चन, डू एलोकेशन अकॉर्डिंगली. ओके, मतलब कि क्वेश्चन में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके हिसाब से आपको वो बेड डेप्थ एलोकेट करना है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ बेड डेप्ट ₹5000 एंड आउट ऑफ द टोटल अमाउंट 500 is the period prior to incorporation. In such case, ₹4500 should be allocated to period after to incorporation. मतलब कि बेड डेप्ट की टोटल अमाउंट है, बेड डेप्ट की जो टोटल अमाउंट है वो है ₹5000. अभी क्या है, बोला है कि एंड आउट ऑफ द टोटल अमाउंट 500 इज द पीरियड प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन. मतलब कि हमारा जो प्रायर का पीरियड है उसमें हमको ये एलोकेट करना है 500 रुपीस, बचे 4500 रुपीस. तो ये 4500 रुपीस है वो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के तो नहीं होंगे, उसके आगे है तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड के ये हम लिखेंगे. सेकंड है बेड डेप्ट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. देन लेट्स सी, अगर ये आपको दिया होगा तो आपको क्या इसमें ध्यान रखना है. द पीरियड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इज 6 months or more than considered it fully for the period after incorporation. ये आपको ठीक से पढ़ना है तभी आपको ये याद आएगा. The period after incorporation is, मतलब कि हमारा जो आफ्टर पीरियड है वो 6 months और more than, अगर 6 months होगा और 8 months भी अगर होगा more than 6 months, then what we considered it fully for the period after incorporation. मतलब कि अगर 6 months हुआ या 6 months से ज़्यादा हुआ तो ये जो सारी अमाउंट है बेड डेप्ट की हो, फिर उसकी रिजर्व की हो या रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो, तो सारी जो अमाउंट है वो आपको आफ्टर पीरियड में एलोकेट करनी है. The next is salesman salary and allowances. What we say, it generally allocated as per time ratio. अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है सेल्समैन के जो सैलरी और अलाउंसेस के बारे में, तो आपको ये टाइम रेशियो के प्रोपोर्शन में एलोकेट कर देनी है. बट इफ वर्डिंग्स salesman salary and allowances are used, allocate in the proportion of time. What we said, keep salesman salary and allowance, ये वर्ड यूज होगा तो आपको ये proportion of time के proportion में allocate कर देना है. If wording salesman allowances और commission are used, मतलब कि हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसे बोला कि सेल्समैन अलाउंसेस और कमीशन, तो आपको क्वेश्चन में ये proportion of sales are used in the question, allocate in the proportion of sales. proportion of sales में ये आपको allocate करना है. फोर्थ पॉइंट है ऑडिट फी. No instruction are given for the allocation of audit fee
allocate it as per time ratio। अगर जैसे मैंने सेल्स में सैलरी एंड अलाउंसेस थे, ऐसे ही अगर क्वेश्चन में कोई आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी है तो ऑडिट फी आपको टाइम रेशियो के प्रोपोर्शन में एलोकेट कर देनी है, और इफ गिवन देन एलोकेट इट अकॉर्डिंगली। अगर इंस्ट्रक्शन दी है कि सेल्स रेशियो कि जैसे आपको एलोकेट करना है तो आपको अकॉर्डिंगली अपना एलोकेशन करना है। देन गुडविल, जनरली गुडविल विल रिटन ऑफ बाय द प्रॉफिट ऑफ पीरियड प्रायर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बट if it doesn't sufficient it will written off by the profit of period after incorporation। जनरली ये जो हमारा गुडविल है वो रिटर्न ऑफ करना है लास्ट ईयर में। तो क्या कहा है इसमें स्पेशल पॉइंट्स में आपको क्या याद रखना है कि गुडविल विल रिटर्न ऑफ बाय द प्रॉफिट पीरियड प्रायर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्रायर पीरियड का जो हमारा प्रॉफिट है उसमें ही आपको एलोकेट कर देना है, मतलब कि रिटर्न ऑफ कर देना है। पर अगर प्रॉफिट जो हमारा प्रायर पीरियड का है वो सफिशिएंट नहीं हुआ तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में हम ये रिटर्न ऑफ करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। जो हमें इन्वेस्टमेंट्स हो या असेट्स हो, अगर हम इसे बेचेंगे तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो वो हम किस तरह से एलोकेट करेंगे उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं। If date of selling assets and investments are included in the period of prior of incorporation, it considered as per prior profit। मतलब कि जो हमारी सेलिंग डेट है, हमने किस डेट पर ये बेचा है उसका जो हिस्सा है वो किस में इंक्लूडेड है। अगर हमने ये बेचा 1110 को और हमारा प्रायर पीरियड भी 1110 को शुरू हो रहा है तो ये हम जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको प्रायर पीरियड में ही एलोकेट करेंगे। इफ इट डजंट देन इट्स कॉल्ड प्रॉफिट और लॉस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। अगर इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, प्रायर पीरियड में ये डेट इंक्लूडेड नहीं है, तो हम ये जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही एलोकेट करेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एंड कंपनी गेट्स द इंटरेस्ट। मतलब कि हमने जो कहाँ पे कंपनी ने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट्स किया है, हमने वो बेच दिए तो कंपनी को इंटरेस्ट कहाँ तक मिला है उसके हिसाब से ये हमने पॉइंट्स डिसाइड किया है। इंटरेस्ट टिल दैट डेट, देन फ्रॉम द परचेज डेट टू सेलिंग डेट आर कंसिडर्ड टू फाइंड अ रेशियो टू allocate accordingly। What we say, interest till that date। अगर कंपनी ने जिस भी डेट को बेचा है उसी डेट पे से, मतलब कि उस तारीख आपको बोलते हैं कि अगर उसने बेचा 3/1/2010 को, ठीक है, यहाँ पे उसने बेच दिया तो इसका जो हिस्सा है परचेज डेट और सेलिंग डेट आर कंसिडर्ड टू फाइंड दिस रेशियो। इसको आपको एलोकेट करने के लिए ये जो डेट है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। So there are the points which are you have to remember to solve any practical questions. Thank you for being with us.